मिनिमम सर्विस के अंदर तीनों एसीपी यदि होते या फिर हवलदार को एक्चुअली उसका कैलकुलेशन दिया जाता। हवलदार बैकबोन है सेना की, सब कुछ, चाहे जवानों को सीटी मार के खड़ा करना हो, रिपोर्ट देनी हो, किसी को काम बांटना हो, बैरिक कमांडर का काम करना हो, जवानों के साथ रात दिन सोने जागने से लेकर कंट्रोल करने वाले में हवलदार ही होता है। चाहे वो पृथ्वी मिसाइल है, चाहे वो अग्नि मिसाइल है, या डीआरडीओ का कहीं पर स्टोर की हेल्डर की ड्यूटी करनी हो, या फिर सेना के स्टोर मैन या एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी करनी हो, हवलदार के पास ही चाबी होती है। और हवलदार एक बैकबोन है सेना की। उसे इसीलिए कहता हूं कि पे बैंड 2 में होना चाहिए था। यानी कि जो वेतन आप नायब सूबेदार साहब को स्टार्ट कर रहे हैं पे बैंड 2, यदि वहां पर हवलदार जी होते तो मिनिमम सर्विस में सिपाही का भी पे बैंड चेंज होता। एसएससीओज को ध्यान में रखते हुए 13 साल जो रखा गया है, क्योंकि 14 साल उन लोगों में भी मैक्सिमम सर्विस होती है और पे बैंड 4 बेनिफिट लेकर वो भी अपनी स्वेच्छा से सेना छोड़ते हैं। वहां पर उन्हें ऑप्शन होता है कि नौकरी कर लीजिए, 6 महीना सीनियरिटी डोनी तो होगी, लेकिन नहीं करने वाले नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, सिपाही प्लस नायक जिनकी संख्या सेना की 60% है, क्योंकि नायक की नौकरी भी 22 साल है, क्या MACP 3 या वो पॉलिसी जो अधिकारियों और हमारे लिए बनाई गई है, क्या मिनिमम सर्विस में उसे कवर करते हैं? नहीं। ये है एक बाजार में दो भाव। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं KS परिहार और आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आप सबका स्वागत देहरादून में। दून घाटी को चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह क्षेत्र और इसे घाटी ही कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने GCOs गजेटेड, पे स्केल नॉन गजेटेड का वीडियो बनाया था। 90,000 लोग लगभग उसे देख चुके हैं और 500 से अधिक कमेंट्स उसमें आए हैं। लेकिन यदि जवानों की बात की जाए तो पहला ACP जो 8 साल में मिलता है उसका कैलकुलेशन बनाया था और मात्र वहां पर उसे 600 रुपये का फायदा होता है और सर्विस केवल मिनिमम सर्विस के हिसाब से 7 साल बच जाती है। उसे आप लोगों ने बहुत कम सराहा, 2300 से ऊपर उस वीडियो को नहीं देखा। तो लगता सभी JCO बनना चाहते हैं और JCO वाला वीडियो ही देखते हैं, लेकिन JCO बनने के लिए पहले नायक और फिर हवलदार बनना पड़ता है। और यदि नहीं बन पाए तो 24 साल में एक MACP और मिलती है, दूसरी MACP हवलदार MACP, जहां पर सिपाही को सेकेंड MACP मिलती है और 17 साल का यदि एवरेज निकाला जाए तो केवल 1 साल नौकरी बच जाती है। यदि वो +2 करता है तो उसके 2 साल और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या वहां पर भी उसका पे बैंड चेंज होता है? नहीं। यानी कि मिनिमम सर्विस में पे बैंड चेंज नहीं हुआ। कैलकुलेशन फिर वही एंट्री पे के नाम पर 6460 6460 पर सिपाही शुरू होता है, 2000 उसका ग्रेड दिया जाता है। लेकिन कैलकुलेशन का मिस्ट्री देखिए आप, वापस 5200 पर लाया गया है और उसमें 1800 जोड़ करके 7000 जो बनाया गया है उसका 3% निकाला जाए तो 210, पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने। और CCS रूल कहती है कि सिविल के लिए 10, 20 और 30 साल में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसको सिविल एम्प्लॉयर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। उसी प्रकार सेना के लिए 8, 16 और 24। लेकिन कैलकुलेशन में 16 का ही गुणांक दिया गया, जबकि 20 का गुणांक देना चाहिए था। 4 इंक्रीजमेंट का वहां पर घाटा है। यदि सही तरीके से 6460 और उसको सही गुणांक यानी 6460 2000 का ग्रेड दिया जाता है तो उसका रियल जो बनता है तो वो MACP 20 साल में बनता है। टोटल इंक्रीजमेंट का पैसा 5080, 6460 निकाल लीजिएगा, आप पेन निकाल लीजिए। मैं 5080, क्योंकि 20 का गुणांक, 1 साल का इंक्रीजमेंट 254 रियल इंक्रीजमेंट में। हवलदार का ग्रेड यदि आप जोड़ देते हैं तो वो आता है एंट्री पे उसकी 14,340, जबकि हवलदार का एंट्री पे दे रखा है 11,360। खैर इसे देखेंगे अभी। तो इसे जोड़ दिया जाए तो सब निकलता है 36,853.8 यानी 36,854 रुपया यानी। और जहां पर पे बैंड 2 शुरू होता है लेवल 5A से, लेवल 5A भी है बीच में, कईयों को मालूम नहीं होगा। और फिर आता लेवल 6, वो है 35,500 का, नहीं 35,400 का नायब सूबेदार जहां पर शुरू किए जाते हैं। इससे भी
₹1454 वो अधिक निकल रहा है। तो ये था मिस्ट्री हवलदार एसीपी की मिस्ट्री। तो 8 साल में एसीपी 1 या एमएसीपी 1 नायक का तीसरा इंक्रीजमेंट पर जब सिपाही को डाला जाता है 27,100, 16 ईयर तक अगर वो नौकरी करते रहे तो 34,316 इंक्रीजमेंट होता है पैरेलल में 16 साल में। और इसमें वहां पर हवलदार एसीपी देकर उसके अगला यानी कि 34,300 से ऊपर जो रूल है सीसीएस का उसे ऊपर दिया जाता है, यानी हवलदार का वो इंक्रीजमेंट जो इससे ऊपर हो। तो हवलदार का 6 नंबर इंक्रीजमेंट है 34,900। क्या मिस्ट्री है। तीसरा इंक्रीजमेंट नायक का 8 साल में और छठा इंक्रीजमेंट हवलदार का 16 साल में। तो वहां पर 34,900 यानी कि यहाँ पर फायदा 600। पहले बेनिफिट कितना बताया मैंने, टोटल 300 रुपया। जो मैं पहले वीडियो में गलत बोल गया था कि 600 बेनिफिट होता है, वो 300 है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें एसीपी 1 का। और हर चीज कैलकुलेशन करनी होती है, यहाँ पर बोल्ड नहीं है। तो बेनिफिट यहाँ पर हुआ 600। और यदि मेजर साहब वाले मामले में देखा जाए तो 6 साल में जब मेजर साहब बनते हैं, सेम उनका एंट्री पे पब्लिक स्टार्ट पे एक ही है। ये बड़ी मिस्ट्री है। हमारे एंट्री पे और स्टार्ट पे अलग अलग है। सिपाही के मामले में 5200 का पे बैंड है, 5200 से लेकर 20,200 का जो पे बैंड 1 है उसमें सिपाही का 1460 रुपया ऊपर है और ग्रेड भी 200 ज्यादा है। लेकिन वापस 5200 और 1800 पर लाया जाता है। अफसर के मामले में ऐसा नहीं है, यानी 1800 के ग्रेड पर उनका अपना एक्चुअल ग्रेड उनको दिया जाता है और एक्चुअल उनकी गणना होती है। तो 15,600 का से 39,400 तक का जो पे बैंड है उसकी अगर बात करो तो उसमें 15,600 5600 जोड़ोगे आप तो 630 जो मैंने पहले वीडियो में बताया था उसे 6 का गुणांक, करेक्ट जितनी नौकरी उतना गुणांक उसे करें तो 3780 आता है। उसमें 1560 प्लस उसमें 6600, दोबारा बोलता हूँ 3780 प्लस 1560 प्लस 6600 मेजर साहब का आप जोड़ेंगे तो टोटल निकलता है 25,980। ये ही मेजर साहब की एंट्री पे है और उनका गुणांक लगता है 2.67। तो आपका निकलता है 69,366.6, 69,366.6 राउंड ऑफ 69,400। यही मेजर साहब की पे है। और यहाँ पर उनको बेनिफिट कम हो रहा है, 400 ही हो रहा है, क्योंकि यदि कैप्टन ही रहे और 36 साल में 69,000 वैसे ही उनका इंक्रीजमेंट लग जाता है। यदि नहीं मिल रहा होता, वहां पर मेजर नहीं बन रहे होते, तो मात्र 400 का उनको भी यहाँ पर बेनिफिट है। लेकिन नौकरी बच जाती है पूरे 14 साल, क्योंकि 20 साल मिनिमम है। लेकिन सिपाही का 16 साल में नौकरी करने के बाद 1 साल केवल नौकरी बचती है। यदि वो 2 साल बढ़ाता है तो 3 साल बचती है, थल सेना के हिसाब से बता रहा हूं। इसलिए मिनिमम सर्विस के अंदर तीनों एसीपी यदि होते या फिर हवलदार को एक्चुअली उसका कैलकुलेशन दिया जाता है। हवलदार बैकबोन है सेना की, सब कुछ, चाहे जवानों को सीटी मार के खड़ा करना हो, रिपोर्ट देनी हो, किसी को काम बांटना हो, बैरिक कमांडर का काम करना हो, जवानों के साथ रात दिन सोने जागने से लेकर कंट्रोल करने वाले में हवलदार ही होता है। चाहे वो पृथ्वी मिसाइल है, चाहे वो अग्नि मिसाइल है, या डीआरडीओ का कहीं पर स्टोर की हेल्डर की ड्यूटी करनी हो, या फिर सेना के स्टोर मैन या एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी करनी हो, हवलदार के पास ही चाबी होती है। और हवलदार एक बैकबोन है सेना की। उसे इसीलिए कहता हूं कि पे बैंड 2 में होना चाहिए था, यानी कि जो वेतन आप नायब सूबेदार साहब को स्टार्ट कर रहे हैं पे बैंड 2, यदि वहां पर हवलदार जी होते तो मिनिमम सर्विस में सिपाही का भी पे बैंड चेंज होता। जैसे ऑफिसर्स का 20 साल यदि नौकरी करते हैं तो उनका पे बैंड चेंज हो जाता 13 में, पे बैंड 3 से 4 में। लेफ्टिनेंट कर्नल 12A पे बैंड 4, स्टार्ट वेतन 1,16,000 समथिंग जो है वहां पर वो चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों के मामले से बाद में कवर करूंगा मैं। सिपाही 17 साल में, अब्लिक 19 साल में, अब्लिक नायक भी 22 साल में यदि पेंशन जाता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अधिकारी साहब का 13 साल में पे बैंड 4 में चले जाते हैं, अच्छी बात है, मेजर साहब भी पे बैंड 4 में चला जाए,
उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम सर्विस के अंदर यानी 7 साल नौकरी बाकी रहती है और पेमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एसएस कमीशन एसएससीओज को ध्यान में रखते हुए 13 साल जो रखा गया है, क्योंकि 14 साल उन लोगों में भी मैक्सिमम सर्विस होती है और पेमेंट फॉर बेनिफिट लेकर वो भी अपनी स्वेच्छा से सेना छोड़ते हैं। वहां पर उन्हें ऑप्शन होता है कि नौकरी कर लीजिए, 6 महीना सीनियरिटी होनी तो होगी, लेकिन नहीं करने वाले नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, सिपाही प्लस नायक जिनकी संख्या सेना की 60% है, क्योंकि नायक की नौकरी भी 22 ही साल है, क्या MACP 3 या वो पॉलिसी जो अधिकारियों और हमारे लिए बनाई गई है, क्या मिनिमम सर्विस में उसे कवर करते हैं? नहीं, ये है एक बाजार में दो भाव। इसके अलावा 25वें साल में जो TS कर्नल साहब, फुल कर्नल साहब बन के ही जाते हैं, यानी जो लेफ्टिनेंट आएगा वो कर्नल ही रिटायर होगा। लेकिन हम लोगों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूनतम सर्विस होने के बावजूद कैलकुलेशंस पॉलिसीज अच्छी नहीं रखी गई। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि बेसिक ही वो मूल मंत्र है जो सारी विसंगतियों की जड़ है। आप चाहे आप उसे किसी भी तरह से जोड़ के देख लो कि OROP आप देते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम कम बेनिफिट होगा। जवान मिनिमम कभी नहीं होते, मिनिमम ही होते हैं, मैक्सिमम कब हुए? सारे यूनिट में क्या 13 साल में ही जिस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल बनते, कोई ऐसी पॉलिसी है कि 13 साल में सब हवलदार बन जाए? कहीं कहीं लेफ्टिनेंट बनने की नौबत नहीं आती होगी। तो ये मुख्य वजह है, इसलिए इस पर भी गौर करना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट फैक्टर दे या नया पे कमीशन बनाए तो सबसे पहले बेसिक पॉलिसी को यदि सुधार दे तो बेनिफिट जैसे जवानों को जरूर होगा और वो सड़कों पर कभी नहीं आएंगे। तो ये था आज का कैलकुलेशन। और ये देहरादून की सुंदर वादियों में शाम का वक्त है और ठंडे का वक्त है, तो इसी के साथ दूसरा वीडियो जो नायब सूबेदार VS लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का तीसरा प्रमोशन का ACPs का 3 ACPs का कैलकुलेशन आपको दिखाया जाएगा और एक बड़ी सी मिस्ट्री का अंतर आपको बताया जाएगा। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।